हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बता दें, हमारे साथ आपकी बीएड परीक्षा 2024 का पूरी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपको डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का जो समय है, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और ये वाली जो क्लास है कल और की शाम को 4 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को हमारे चैनल पे मिलेगी। हमारे क्लासेस का ये जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, इसको आप सभी याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो क्लियर करना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, और वहाँ पे मैसेज कीजिए, ठीक है। आपका सारे डाउट वहाँ पे जो है क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी आज सुबह ही मैंने जो है अ, जो है पिछले जो पीडीएफ बाकी थे, जितने पढ़ाए गए थे, सब पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो जाके वहाँ पे जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड के अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे आपको जो है क्लास का अपडेट दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, और जो कि एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। तो और आपका फॉर्म के बारे में बात करें, तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, यूपी बीएड वालों का जो फॉर्म है, ये मंथ के एंड तक यानी कि 31 मार्च तक जो है आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। तो जो भी बाकी है, जिसका भी कोई डॉक्यूमेंट या किसी वजह से फॉर्म बाकी रहेगा, तो जो भी भरना चाहते हैं तो जाके भर सकते हैं, ठीक है। और अगले महीने की 24 अप्रैल को जो इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और इसकी बात करें बिहार वालों को, तो बिहार वालों का अगले मंथ की 9 अप्रैल को जो आपका फॉर्म आने वाला है। बिहार वाले अपने जो डॉक्यूमेंट्स है पहले से ही रेडी रखें, क्योंकि इनका एग्जाम बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर इनका एग्जाम हो जाएगा। जैसे फॉर्म आएगा फटाफट फॉर्म लेके एग्जाम लेके इनका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का होगा। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का कौन सा बैंक जो है संपादित करता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक जो है संपादित करता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका संपादित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुकूलतम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है, बताइए। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कैसे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथी कम जनसंख्या वाले देशों में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कम जनसंख्या वाले देशों में, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकाधिकार का परिणाम प्राय होता है क्या, बताइए। एकाधिकार का परिणाम जो प्राय होता है क्या होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एकाधिकार का जो परिणाम होता है प्राय होता है आपका आवंटनीय तथा तकनीकी कुशलता, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। एकाधिकार का परिणाम प्राय होता है आवंटनीय तथा तकनीकी अकुशलता। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपका 54 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर 12वें वित्त आयोग की संतुष्टियों किस काल के लिए है, बताइए। 12वें वित्त आयोग की संतुष्टियां जो है किस काल के लिए है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2005 से 2010 के लिए। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12वें वित्त आयोग की संतुष्टियां जो है 2005 से 2010 काल के लिए है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या दिया गया 55 नंबर क्वेश्चन है, क्या देगा, मुद्रा परिमाण सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाला अर्थशास्त्री कौन है, बताइए। मुद्रा परिमाण सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाला अर्थशास्त्री कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। मुद्रा परिमाण सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाला अर्थशास्त्री आपका मार्शल है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 56 नंबर क्या देगा है, पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता पर बराबर आधा आधा बट जाए तो मांग की लोच निम्न में से क्या होगी, बताइए।
बताइए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता और विक्रेता पर बराबर बराबर आधा आधा बढ़ जाए तो मांग की लोच निम्न में से क्या हो जाएगी। तो मांग की जो क्या बोलते हैं लोच होगी साथियों, आपकी ईपी इक्वल टू हो जाएगी 1। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता पर आधा आधा बढ़ जाए तो मांग की जो लोच इकाई होगी बराबर होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे यस सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईपी इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 है। क्या देगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल्य किसके लेखों में पाया जाता है। बताइए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट आंसर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रिकार्डो के, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल्य जो है आपका रिकार्डो के लेखों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो दो दोषों के मध्य व्यापार का कारण तुलनात्मक लागत सिद्धांत को मानते हैं जो एक दूसरे के लिए तुलनात्मक लाभ से संबंधित है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। 58 नंबर क्या देगा, यद्यपि यवन मलेक्स यद्यपि यवन मलेक्स है परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण ज्योतिषियों के समान पूज्य है, उक्त कथन किस ग्रंथ से लिया गया है। बताइए, यद्यपि यवन मलेक्स है परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण ऋषियों के समान पूज्य है, यह जो कथन है साथियों किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यह जो कथन है साथियों लिया गया आपका महाभाष्य से। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। यद्यपि यवन मलेक्स है परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण ऋषियों के समान पूज्य है, यह जो कथन लिया गया आपका महाभाष्य ग्रंथ से लिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 59 नंबर। धर्म कहते थे कि बताइए धर्म किसको कहते थे साथियों। धर्म 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 किसको कहते थे। धर्म जो आपका साथियों कहा जाता था सिक्कों को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका धर्म। अभी भी अगर सऊदी अरब में देखिए उसको वहां पे धर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं। ठीक है, तो धर्म किसको कहते हैं, धर्म जो है आपका सिक्कों को कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा 60 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, यूनानी नाटक होते थे कैसे, सुखांत थे, दुखांत थे, हिंसाप्रद थे या उपयुक्त में से कुछ नहीं थे। बताइए यूनानी नाटक कैसे थे। तो यूनानी नाटक जो थे साथियों आपके सुखांत से, सुखांत जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 61 नंबर। यूनानी नाटक लिखे गए पद में, गद्यों में, ग्रंथों में या लिखे ही नहीं गए, कैसे थे। तो यूनानी नाटक जो आपके देखिए पद्य में, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 62 नंबर। शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम क्या है। बताइए शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम क्या है। तो यह नाम जो है आपका साथियों क्या हो जाएगा, कुषाण, सिथियन, बैक्टीरियन या यूनानी। तो शकों को देखिए एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है सीथियन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। शकों को मतलब सांकों को, ठीक है, शंको को जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको नाम है सीथियन। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्न में से कौन जो है भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए बताइए निम्न में से कौन जो है भारतीय रुपए की विनिमय दर को निर्धारित करता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है, कौन सा वाला, तो डी वाला विकल्प। भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारों
की भागीदारों के केंद्रीय समूह द्वारा जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय रुपए की विनिमय दर विदेशी मुद्राओं के टोकरी समूह द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें अमेरिकी, ब्रिटेन एवं कुछ अन्य भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारी देशों की करेंसियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या देगा, बताएंगे कोशिश करेंगे। आपका 64 नंबर है, विश्व को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बताइए विश्व को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों 24, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। विश्व को कितने समय क्षेत्रों में, ठीक है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 भागों में जो है विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्या देगा, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लगाता है, बताइए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लगाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य जो आपका 4 मिनट का समय लगाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 66 नंबर, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है, बताइए इसका राइट आंसर। पृथ्वी अपने धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या दिया गया है। 67 नंबर, निम्न में से पृथ्वी की आकृति कौन सी वर्णित होती है, बताइए निम्न में से पृथ्वी की आकृति कौन सी वर्णित है। गोलाकार है, वृत्ताकार है, लक्ष, वक्र, गोलाभ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए पृथ्वी की आकृति जो आपकी लघुवक्ष लघुवक्ष गुलाब है। ठीक है, यानी कि अंडाकार है। ठीक है, याद रखिएगा पूरी तरह गोल नहीं है, अंडाकार है थोड़ी सी। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लघुवक्ष गोलाकार। ठीक है, लघुवक्ष गोलाकार पृथ्वी की आकृति है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी लंबी है, बताइए पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो है कितनी लंबी है। तो आपका राइट आंसर 40,075 किलोमीटर की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो आपकी 40,075 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे क्या देगा, 69 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक जो है पृथ्वी पर सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक जो है पृथ्वी पर सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर पृथ्वी के स्थल और जल का वितरण। ठीक है, पृथ्वी के स्थल और जल का जो वितरण है पृथ्वी पर सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या देगा है, 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया है, बताइए सामान्य ऋण। ठीक है, सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसका सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यानी कि IMF के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 71 नंबर, ठीक है, निम्नांकित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात सामान उद्योगों पर लागू होता है, बताइए निम्नांकित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात जो है सामान उद्योगों पर लागू होता है। तो आपका राइट आंसर पर्यटन उद्योग से प्राप्त है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत सरकार ने पर्यटन के बढ़ते महत्व तथा रोजगार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया तथा इससे प्राप्त आय को जो है निर्यात सामान उद्योग से प्राप्त होने वाली आय का जो है दर्जा दिया है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर का हो जाएगा आपका 72 नंबर, क्या देगा न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को क्या कहा जाता है, बताइए न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को क्या कहा जाता है, यानी कि कंपनी को क्या कहा जाता है। तो उसको जो है साथियों आपका कहा जाता है यहाँ पे अनुकूलतम फर्म, यानी कि अनुकूलतम कंपनी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को आपका अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 73 नंबर, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है क्या, बताइए मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है। तो देखिए मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद, जो आपका दिया गया यहाँ पे
सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मार्क्स ने तत्कालीन स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी, अर्थात उसने इतिहास के दर्शन के आधार पर जो है समाजवाद के विकास की व्याख्या की है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर उत्तर देंगे। आपका क्या दिया गया है? 74 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे जो दिया गया है आपका राज्य के सकारात्मक अच्छाई का जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह कथन जो है कार्ल मार्क्स के दर्शन का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बताएंगे 74 75 में बताइएगा राइट आंसर का उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ था कहाँ पर? बताइए, उदारवाद का दर्शन कब विकसित हुआ था? तो देखिए उदारवाद का जो दर्शन है विकसित हुआ था साथियों आपका 16वीं से 17वीं शताब्दी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। यद्यपि उदारवाद शब्द का प्रयोग आपका 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है आरंभ हुआ था, तथापि एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का आरंभ जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में हो गया था, जब सामंतवादी व्यवस्था दम तोड़ रही थी और एक नई राजनीतिक व्यवस्था पनप रही थी। ठीक है, तब जो उदारवादी दर्शन का यहाँ पे विकसित हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, कब? तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या। सभी राज्य के अंतर्गत सभी राज्य के अंतर्गत राज्य से बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं, निम्नलिखित में से किसने ऐसा कहा है? बताइए, सभी जो है राज्य के अंतर्गत राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं, ऐसा किसने कहा है? ये कथन किसका है? तो यह जो है साथियों कथन है आपका मुसोलिनी का, जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? मुसोलिनी का यह कथन है, तो जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा क्या? बताइए, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था का होना, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा का क्या होना है? द्विदलीय व्यवस्था का होना, तो जो आपका सी ऑप्शन दिएगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत दो दलीय प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होती है, क्योंकि जब एक दल सत्तारूढ़ होता है तब दूसरा व्यवस्थित विपक्ष के रूप में कार्य करता है। जब किसी देश में दो दलीय प्रणाली स्थिर हो जाती है तो वह समाज में प्रचलित मूल्यों, मान्यताओं, उद्देश्यों और अक्षांशों में जो है परस्पर निकटता का संकेत देती है। ऐसे देश में सार्वजनिक नीति के बारे में बहुत गहरे मतभेद नहीं पाए जाते हैं। इससे जो राजनीतिक स्थिरता को बल मिलता है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका इसी के साथ 78 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? बताइए, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? तो आपका जो दिया गया यहाँ पे कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, आपका आंसर। ठीक है, यह जो है शासन यह शासन व्यवस्था जो है मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे से जो है स्वतंत्र रहती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही होता है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, मतलब ये जो है एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, तंग नहीं आ जाती है एक दूसरे के काम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 79 नंबर, क्या देगा? भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? बताइए, भारतीय संविधान जो किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्यपाल को। ठीक है, भारतीय संविधान जो है राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपको 80 नंबर, पत्रकार के रूप में अपनी कर्तव्य के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जो है जेल भेजा गया था? बताइए, पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जो है जेल भेजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोकमान्य तिलक को, जो आपका दिया गया पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए
क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 81 नंबर। क्या देगा? भारतीय संविधान का स्वर्ग है किसने कहा? बताइए, भारतीय जो है संविधान का स्वर्ग है या किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये जो कथन है आपका है साथियों विनर का। विनर का तो जो आपका ये वाला मतलब डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका राइट आंसर भारतीय संविधान का स्वर्ग है या किसने कहा है? तो विनर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। किस प्रधानमंत्री के शासन काल में दल बदल विरोधी विधायक पास हुए थे? बताइए, किस प्रधानमंत्री के शासन काल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्री राजीव गांधी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों, श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री के शासन में आपके दल बदल विरोधी जो है विधेयक पास हुआ है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको उत्तर देंगे 83 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ क्या है? बताइए, संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, यह कथन ये जिसका अर्थ क्या होता है? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है साथियों, देखिए इसका अर्थ होता है किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना। ठीक है, किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना, और आपका समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, और कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का सम्मान होना, ये सभी जो है आपके किए गए थे। तो आपका जो कूट दिया जाएगा 1, 2 और 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, समान कानून के समक्ष अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समान अधिकार समान संरक्षण के विषय में कौन कौन सा आपका कथन सही हो जाएगा? देखिए अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में आपका पहला कथन सही होगा, किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विषय के व्यक्तियों का सम्मान होना। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा कथन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपका क्या देगा? 84 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को जो है मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया गया था? बताइए, इसका निम्नलिखित में से किस मामले ने जो है संसद को जो है मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका चंपक देवराई बनाम मद्रास सरकार ने, जो आपका दिया गया आपका सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस मामले ने जो है क्या है, हाँ, संसद को जो है मूल अधिकार में संशोधन करने से रोक देता है। कौन सा? तो चंपक दोराई बनाम मद्रास सरकार मामला जो हुआ था, इस मामले ने जो है संसद को जो है मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 85 नंबर, जनहित याचिका का अर्थ क्या होता है? जनहित याचिका का अर्थ क्या होता है? तो जनहित याचिका का अर्थ होता है सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, और आपका न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। तो आपका जो पहला, दूसरा और चौथा जो कथन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? तो आपका एक, दो और चार कथन जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कूट में। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? जनहित याचिका का अर्थ है सामाजिक हित याचिका, नागरिक आर्थिक और स्वतंत्रता की रक्षा, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा जो आपका कथन दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? बताइए, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेगा 87 नंबर, भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलत है।
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं करता, लोकसभा का स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और दिया गया है, तो आपका ये वाला सही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, तथा अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन करेगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारणा किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, क्लियर सभी को। भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता आपका लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेगा, उत्तर देंगे 88 नंबर। क्या देगा? भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या बताइए? भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। शून्यकाल का अर्थ कब होता है? तो देखिए शून्यकाल का अर्थ तब होता है, ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, ये नहीं होता है। आपका ये होता है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर, यानी कि जो आपका 12 से 1 के बीच का जो समय होता है आपका मध्यकाल होता है। ठीक है, इसमें आप क्या है छूट होती है, आप कितना भी क्वेश्चन जो है अपोजिशन से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची की में लिखे दूसरे विषयों के बीच का जो मध्यांतर होता है उसको आपका शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये काल कब होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 1 के बीच का जो होता है उसको जो है शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 89 नंबर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया था लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष करता है। ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा 89 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपका स्पीकर ही करता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति की दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसलिए कहा जाता है आप किताब न खरीदिए। किताब में बहुत सारे आपके मिस्टेक दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके हर एक जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर आपके गलत दिए हैं। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? बताइए। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो वह जो है आपका साथियों यहाँ पे जो दिया गया है, कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्रों का प्रावधान जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक विषय पर जिस एक बिंदु पर समानता पाई गई है वह बिंदु क्या है? तो कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्रों का प्रावधान है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। 91 नंबर। क्या देगा? पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? बताइए। पंचायत के सरपंच का जो चुनाव है कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच का जो चुनाव होता है राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन। ऐसा थोड़ी होता है। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसा होता है? तो देखिए मनोनीत तो नहीं होते वो लोग। ठीक है, मनोनीत नहीं होते, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीय नहीं होता। ठीक है, जिलाधीश के द्वारा भी मनोनीय नहीं होता। ठीक है, पंचायत के पंचों द्वारा ये भी नहीं होता है। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाते हैं वो आपके सरपंच होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 92 नंबर। किस आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंधों का जो है अध्ययन किया था? बताइए। किस आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था ना? तो आपका ठक्कर आयोग जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए मेरे ख्याल से इसमें भी थोड़ा सा एक बार चेक कर लूँ वरना भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है? किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों सरकारी आयोग ने। ठीक है, मैंने बोला था ना ये गलत होगा आपका। तो आपका उत्तर हो जाएगा सरकारी आयोग ने। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े आपका उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। 53 नंबर, 93 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है सार्वभौम। ठीक है, सार्वभौम जो आपका जो शब्द दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हो, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है सार्वभौम, सार्वभौम होगा मेरे ख्याल से उदारवादी, उदारवादी नहीं होगा साथियों। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखते हैं अभी। अगला इसको रहने देते हैं, मेरे ख्याल से आपका ये उदारवादी होगा या तो सार्वभौम, कौन सा इसमें से होगा इसको दे, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष पंथ और लोकतांत्रिक तो आपका है, सार्वभौम और उदारवादी में आपको कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका क्या है। 94वां, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है साथियों। तो भाषा की सूची आपकी 8वीं अनुसूची में आती है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में नहीं आता। जो आपका ये विकल्प देगा आपका प्रांतीय संघीय और उभयनिष्ठ शपथ एवं स्वीकृति की सूची, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का दायित्व, ये सभी आपकी 7वीं अनुसूची में हो जाएगा, लेकिन 8वीं अनुसूची में आपका भाषाओं का संबंधित है। ठीक है, 95। क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाता है। क्षणिक का विपरीतार्थक क्या होता है। क्षणिक का मतलब जो क्षण वर्ग है उसको क्षणिक कहते हैं, शाश्वत जो हमेशा के लिए होता है उसको शाश्वत कहते हैं। ठीक है, तो क्षणिक का विपरीतार्थक आपका शाश्वत हो जाएगा। 96। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द यहाँ पे कौन सा है आप सभी का। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से अगर सही शब्द देखने जाएंगे आपका क्या हो जाएगा साथियों। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपका जो दिएगा अनुकूल, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 97 क्या देगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो आपका देखिए तत्सम शब्द कहते हैं। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। नो सुनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन डैश 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 द ट्रेन लेफ्ट, बताइए। नो सुनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन डैश 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 द ट्रेन लेफ्ट, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों देन। ठीक है, नो सुनर डिड अराइव एट द स्टेशन, नो सुनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा। 99 क्या देगा। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। आई प्रिफर चौसर डैश 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 स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, आई प्रीफर चौसर डैश 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 स्पेंसर इन द रीडिंग इंग्लिश पोएट्री, तो आपका डैश 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 क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, आई प्रीफर चौसर टू स्पेंसर इन द रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, क्लियर से को। अगला क्वेश्चन देखा 100 नंबर क्या देगा। विच विच ऑन द विच वन ऑफ द ऑप्शंस विल कंप्लीट द पार्सल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैड टू फिल डैश 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 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस, तो आई हैड टू फिल अप हो जाएगा ना।
फिल अप 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में देगा, आपसे को जो क्लासेस आती हो कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।